नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी में। हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, तो उसका देखते हैं। वही हमारा सेशन चल रहा है। सीटेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं, तो हमारा सेशन चल रहा है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है। दिया गया, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि अपने काम पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अभी हम जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी भाई बहन हैं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, लोग भी गांव देश में बहुत लोग बोलते होंगे करे बहुत पढ़ रही है, तो उसमें सुकून नहीं मिलता। लगता है कि सही में हम इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोग अपना हिम्मत ना हारिए, लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि खुद के काम पर ध्यान दीजिए। सुकून मिलेगा, आराम से आप सफलता प्राप्त कर ले जाएंगे। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा प्रैक्टिस से स्टार्ट होता है तो पहला क्या क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? पैसेज से स्टार्ट होता है। जो पहला से 6 नंबर तक क्वेश्चन रहेगा वो किससे पूछा जाएगा? प्रैक्टिस वो पैसेज से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। द नेचुरल वर्ड डिस्क्राइब एज इन द पोएम। पोएम में जो नेचुरल वर्ड है उसको किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। इंगेज ए बिटर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ऑप्शन बी दिया गया टोटली इनडिफरेंट टू ह्यूमन कॉन्सर्न। ऑप्शन सी दिया गया बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। ऑप्शन डी दिया गया डिस्क्राइब्ड एज कोल्ड एंड ब्लाइंड। तो दोस्तों हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं, पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। पैसेज है, देयर विल कम सॉफ्ट रेन एंड द स्मेल ऑफ ग्राउंड and swallows circling with their simmering sound, and frogs in the pools singing at night, and wild plums stay in their tremulous white. Robins will wear their featherly fire, whistling their wings on low fence wire, and not one will know of the war, not one will come at last when it is done. Not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly, and spring herself when she woke at dawn would scarcely known that we were gone. तो दोस्तों यहाँ पैसेज पढ़ने में देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन जो दिया गया उसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी दिया गया टोटली इनडिफरेंट टू ह्यूमन कॉन्सर्न। जो पैसेज दिया गया उसमें नेचुरल वर्ड को कैसे डिस्क्राइब किया गया, तो वहां पे दिया गया है कि नेचुरल वर्ड्स कैसा होता है? टोटली इनडिफरेंट टू ह्यूमन कॉन्सर्न। ह्यूमन जैसा सोचते हैं, ह्यूमन जैसा कॉन्सर्न करते हैं, उससे अलग ही रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, द वर्ड इट इन द लाइन व्हेन इट इज डन रिफर टू। जो पोएम में लाइन दी गई है व्हेन इट इज डन रिफर टू, इट किसको रिफर करता है पूछा गया। तो ऑप्शन ए है द एंड ऑफ द डे, ऑप्शन बी है स्प्रिंग, ऑप्शन सी वार, ऑप्शन डी है द असाइंड जॉब। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा इट किसको डिफाइन कर रहा है। जब पैसेज हम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे इट डिफाइन किसको कर रहा है? वार को कर रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, वार। अगला प्रश्न है, द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड इज मेयर्ड बाई। द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड इज मेयर्ड बाई अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी है ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी है नेचुरल डिसीज डिजास्टर्स, ऑप्शन डी क्या दिया गया? स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी रहेगा स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो यहाँ पे नेचुरल वर्ड्स जब द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड इज मेड बाई, किससे मेड किया है? तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट से ब्यूटी ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड को मेड किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया, पैसे से ये स्टेटमेंट है दिया गया है। इसमें देखते हैं, देयर इज पीस एंड हार्मनी इन नेचर। ऑप्शन दूसरा क्या स्टेटमेंट है? ब्रूटैलिटी ऑफ वार हैज नो इफेक्ट ऑन नेचर। यहाँ हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो ए बी कथन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, उसमें देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऑप्शन क्या दिए गए? ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ऑप्शन बी है बी इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स। ऑप्शन सी दिया गया बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ऑप्शन डी क्या है? बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो दोस्तों ध्यान देंगे जब पैसेज को हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि देयर इज पीस एंड हार्मनी इन नेचर। यहाँ पर वो दर्शाया गया कि नेचर में क्या है? पीस है, हार्मनी है। ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ब्रूटैलिटी ऑफ वार हैज नो इफेक्ट ऑन नेचर। तो जो ब्रूटैलिटी ऑफ वार होता है उसका कोई इफेक्ट नेचर पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 6। लाइन 6 में देखते हैं कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं लाइन 6 है कहाँ पे। यहाँ देखते हैं लाइन 6, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, व्हिस्टलिंग देयर व्हीम्स ऑन लो ऑफेंस वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। चलिए पकड़ते हैं, दिया गया है व्हिस्टलिंग। व्हिस्टलिंग में क्या आ रहा है, डब्लू का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे देयर व्हीम्स, यहाँ पे भी डब्लू का रिपीटेशन है। लो वायर, यहाँ पे देखेंगे डब्लू जो वर्ड दिया गया उसकी रिपीटेशन कई बार होगी। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब भी किसी वाक्य में किसी वर्ड्स की रिपीटेशन एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, तो वहाँ पे अलिट्रेशन होता है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, अलिट्रेशन होती है। दोस्तों ध्यान देंगे कौन सा है, ऑप्शन देख लेते हैं। सिमिली है क्या, ऑप्शन बी है अलिट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अलिट्रेशन ही सही होगा। कोई भी वाक्य दिया रहेगा उसमें जब एक भी वाक्य में किसी एक वर्ड की रिपीटेशन दो या दो से अधिक बार होती तो वहाँ पे कौन सा वर्ड फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो अलिट्रेशन होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। लाइन्स दी गई उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन सी वर्कड ऑन वुड स्कार्सली नो दैट वी वर गॉन। तो यहाँ पे हम दोस्तों ध्यान देंगे, जब पढ़ते हैं इस लाइन को देखते हैं यहाँ पे स्प्रिंग को किस रूप में दर्शाया गया है। स्प्रिंग को एक निर्जीव वस्तु है, निर्जीव थिंग्स है, उसको सजीव के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग को क्या दिखाया गया है, ये मानव की तरह सजीव इसको दर्शाया गया है। क्या कर रही है, स्प्रिंग हरसेल्फ, उसको क्या एक लड़की के रूप में हरसेल्फ व्हेन सी वर्कड ऑन, जब वो वर्क, क्या कोई स्प्रिंग जैसे वर्कड ऑन मतलब भोर का समय होता है तो क्या वो कार्य करती है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे केवल दर्शाया गया है, मानव जाति के रूप में उसको दिखाया गया है स्प्रिंग को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। और जब ऐसा कहीं होता है तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, तो फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन होती है। तो ऑप्शन देखते हैं मेटाफर आयरनी, ऑप्शन सी यहाँ पे पर्सनिफिकेशन होगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, चॉम्स्की के अनुसार सेट ऑफ रूल्स इन माइंड्स ऑफ ह्यूमंस नोन एज। जो चॉम्स्की के अनुसार पूछा गया है कि जो दिमाग में, मनुष्य के दिमाग में जो नियमों का सेट होता है, नियमों का जो इस सेट एक क्रम होता है, उसको किस नाम से जानते हैं। ग्रामर बॉक्स, क्या ग्रामर बॉक्स होता है। ऑप्शन बी यूनिवर्सल ग्रामर, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड ग्रामर, ऑप्शन डी है रीड बुक। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूनिवर्सल ग्रामर। चॉम्स्की के अनुसार जब सेट्स ऑफ रूल्स जो ह्यूमन माइंड के में होता है, जो नियमों का एक संगठन होता है, नियमों का एक सेट बना होता है, उसको किस नाम से हम जानते हैं, तो यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज इज सोशल कॉन्सेप्ट, दिस इंक्लूड्स द आइडिया दैट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सोशल कॉन्सेप्ट होता है उसमें देखते हैं कि कौन सा होता है, एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी है इनहेरिटेड, ऑप्शन सी दिया गया है लर्नड थ्रू कंडीशनिंग, ऑप्शन डी क्या दिया गया है इनेट कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम दोस्तों ध्यान देंगे, जैसे लैंग्वेज इज सोशल कॉन्सेप्ट, अगर पकड़ने का होगा तो हम लोग सीधे पकड़, सोशल कॉन्सेप्ट की जहाँ बात होती है वहाँ सोशल इंटरेक्शन आता है। दिस इंक्लूड्स द आइडिया दैट लैंग्वेज, ये जो आइडिया दिया गया है किस प्रकार के लैंग्वेज को मॉडिफाई कर रहा था। ऑप्शन देखते हैं एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, सोशल कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज सोशल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया, पूछा गया कौन सा ऐसा है जो इससे नहीं रिलेटेड है, किससे, बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए है ऑपरेंट कंडीशन, ऑप्शन बी एम्प्टी वेसल्स, ऑप्शन सी है ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन डी देखते हैं सोशल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो किससे संबंधित नहीं होता है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन से संबंधित क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है। बाकी ये तीनों होते हैं, ऑपरेंट कंडीशन भी होते हैं, एम्प्टी वेसल्स भी होते हैं। जब लैंग्वेज एक्विजिशन होता है तो उसमें इंसान गलतियाँ करता है, फिर कोशिश करते हैं, गलतियाँ करते हैं, ये सारी तीनों चीजें आएंगी, लेकिन यहाँ सोशल इंटरेक्शन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉग्निटिव थियरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट सपोर्ट दैट लैंग्वेज इज। जो कॉग्निटिव थियरी होती है वो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो कॉग्निटिव थियरी होती है वो किससे संबंधित होती है, सपोर्ट दैट लैंग्वेज इज,
किस प्रकार लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, उसके अनुसार लैंग्वेज को किस रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है इनेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शन बी दिया गया है लर्न थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ऑप्शन सी दिया गया है लर्न थ्रू इंटरेक्शन विथ इन द सोसाइटी। ऑप्शन डी क्या दिया डिपेंड ऑन चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट बिफोर वर्बलाइजिंग इट। यहाँ पे हम ध्यान देंगे क्या दिया है डिपेंड ऑन चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। ये जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है किस पे डिपेंड होती है, ये होती है डिपेंड ऑन चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। बच्चों की समझ पर डिपेंड करती है कि ये कितना बच्चे समझ पा रहे हैं, कितना उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कितना उससे सीख पा रहे हैं, कितना नहीं सीख पा रहे हैं। ये किससे संबंधित होगी, बच्चों से जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसी के माध्यम से उसको देखा जाता है, उन्हीं के लेवल के अनुसार देखा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, डिपेंड ऑन चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहेवियर बिफोर वर्बलाइजिंग इट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू इमरजेंट लिटरेरी। इमरजेंट लिटरेरी जो है उससे संबंधित कौन सा ऐसा नहीं, 3 और 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से 3 ऐसे होंगे जो इमरजेंट लिटरेरी से संबंधित होंगे, एक ऐसा है जो नहीं संबंधित होगा। अंडरस्टैंडिंग दैट प्रिंट कैरी मीनिंग, ये तो होता है। ऑप्शन बी अर्ली फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। ऑप्शन सी दिया गया है बेसिक अल्फाबेट नॉलेज। ये तीनों तो होता है। देखें नोट मेकिंग नहीं होता दोस्तों, जब हम थियरी पढ़ा रहे थे, पेडागोजी की थियरी पढ़ा रहे थे, तो उसमें देखे थे जब नोट मेकिंग नोट टेकिंग क्या होता है। तो नोट मेकिंग क्या होता है हम बताए थे। नोट मेकिंग क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें ये मतलब नहीं शुरू से लेकर अंत तक लिख दिए तो वो नोट मेकिंग होता है। हम पढ़ते हैं फिर उसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कि वो कौन सी चीज़ें हमारे लिखने लायक होती है, कौन सी चीज़ें हमारे काम आएंगी, उतना जब हम उसको अंडरलाइन कर करके किसी एक जगह नोट करते हैं तो उसको नोट मेकिंग, सबसे अच्छा तरीका नोट मेकिंग का यही होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल। जो ये स्टेटमेंट दिया गया है इसमें दिया गया है कि कौन सा ऐसा है स्ट्रेटेजी है जो किसको विकसित करती है, रीडिंग स्किल में विकसित करती है। ध्यान देते कौन सा ऐसा जो स्टेटमेंट है जो सही है, क्या है, गलत है। चूज द करेक्ट आंसर, आंसर देखना है इसमें क्या है। ऑप्शन है डेवलपिंग रीडिंग कंसर्न विथ इन द क्लास हेल्प इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल। ऑप्शन बी है मेकिंग चिल्ड्रन सिट इन पेयर्स एंड आस्किंग देम टू डिस्कस अबाउट देयर लाइक्स एंड डिसलाइक। दोस्तों ध्यान देंगे जो स्टेटमेंट बी दिया गया है मेकिंग चिल्ड्रन इन सिट पेयर, क्या बच्चों को कह देंगे क्लास में पेयर बना के बैठे, फिर उसमें क्या करते हैं उनके लाइक्स और डिसलाइक, उनके पसंद और नापसंद के बारे में पूछेंगे। तो इससे रीडिंग स्किल की कोई संबंध नहीं रीडिंग स्किल का, ना तो इससे रीडिंग स्किल का विकास होगा। अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट ए दिया गया उसको देखते हैं डेवलपिंग रीडिंग कंसर्न इन द क्लास हेल्पिंग डेवलपिंग रीडिंग स्किल। क्या करेंगे, रीडिंग कंसर्न को डेवलप करेंगे। कैसे करें, रीडिंग स्किल को उसमें ध्यान दे के हम देखते हैं कि बच्चे कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए सही होगा, स्टेटमेंट बी गलत होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, गलत। ऑप्शन बी है ए इज करेक्ट बी इज इनकरेक्ट। यहाँ पे देखते हैं ए इज करेक्ट है बी इज इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंसिडेंटल वोकैबुलरी लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन चिल्ड्रन एक्वायर वोकैबुलरी थ्रू। इंसिडेंटल वोकैबुलरी क्या होती है, तो दोस्तों हम क्या बताएं इंसिडेंटल जो थ्योरी होती है वो कैसे होती है। जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते पढ़ते कोई पैसेज पढ़ते पढ़ते उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ सेंटेंस आते हैं, तो उसी से संबंधित हम बच्चों को बता देते हैं कि ये इस टॉपिक का है, ये इसका ग्रामर से इस संबंधित से ये रूल है। वहीं पे जब हम बच्चों को पैसेज पढ़ाते टाइम रोक के रूल्स बता देते हैं तो वो क्या होता है इंसिडेंटल वोकैबुलरी के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। लिस्टिंग टू बुक्स रीड अलाउड टू देम। ऑप्शन बी दिया गया है टीचिंग वर्ड्स लर्निंग स्ट्रेटजीज इन आइसोलेशन। ऑप्शन सी है टीचिंग स्पेसिफाई वर्ड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट कंटेनिंग द वर्ड्स। ऑप्शन डी दिया गया है मेकिंग देम लर्न मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स सेलेक्टेड बाय टीचर। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिस्टिंग क्या करेंगे, लिस्टिंग टू बुक्स रीड अलाउड टू देम। क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाते हैं, बुक्स की लिस्ट बनाएंगे, फिर बच्चों से कहेंगे उसको अलाउडली पढ़ने के लिए। वहाँ पे जब बच्चे तेजी तेजी उसको पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसमें जैसे कुछ वर्ड्स आते रहते हैं, ग्रामर से संबंधित कुछ रूल्स आएंगे, तो उसको हम क्या करते हैं वहीं पे उसको रोक के तब फिर उसके बारे में जहाँ पे हम उसको डिस्कस कर देते हैं क्लास में, वो क्या आता है इंसिडेंटल वोकैबुलरी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, लिस्टिंग टू बुक रीड अलाउड टू देम। अगला प्रश्न है ऑडियंस एंड पर्पस
ऑफ राइटिंग आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग स्टेज इन द प्रोसेस राइटिंग अप्रोच। यहाँ पे देखिए किस स्टेज के अंतर्गत क्या होता है, ऑडियंस एंड पर्पस ऑफ राइटिंग आर आइडेंटिफाइड। ऑडियंस और उसके पर्पस क्या होते हैं राइटिंग के, उसको पहचाना जाता है किस स्टेज के अंतर्गत ये होता है। ऑप्शन ए है रिवाइसिंग, प्री राइटिंग, एडिटिंग, ड्राफ्टिंग। तो दोस्तों प्री राइटिंग जो होती है, जैसे हम लोग कोई पूर्व योजना बनाते हैं, जैसे कोई भी चीज़ पढ़नी होती है तो हम उसके पहले पूर्व प्लान पहले अच्छे से कर लेते हैं कि कैसे हमें इस पर ध्यान देना है, कैसे किस टॉपिक को पहले पढ़ना है, उसका एक कंटेंट तैयार करते हैं, फिर उसी के अनुसार हम क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं। और यही पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका भी होता है जिसे हम कहते हैं टाइम टेबल। पूर्व योजना, कोई भी कार्य करने से पहले उसके पहले रणनीति बनाई जाती है, हमें ऐसे ऐसे कार्य को करके अंजाम देना है। तो यहाँ पे क्या है, प्री राइटिंग, लिखने से पहले जो हम पूर्व योजना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑडियंस एंड पर्पस ऑफ राइटिंग आज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग। तब क्या होता है उसके पर्पस को पहचाना जा सकता है, उसका पर्पस क्या होता है, पहले हमें एक कंटेंट तैयार करना होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोनेमिक अवेयरनेस रिफर्स टू। फोनेमिक अवेयरनेस जो किसको रिफर्स करती है, दिया गया है एबिलिटी टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फोनीम्स एंड ग्राफीम्स। ऑप्शन बी दिया गया है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द मैनिपुलेट फोनीम्स इन स्पोकन वर्ड्स। ऑप्शन डी है रीडिंग वर्ड्स एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली। ऑप्शन डी है राइटिंग विथ करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग की कोई बात नहीं है, एक्यूरेटली पढ़ने की कोई बात नहीं होती है। यहाँ पे हम देखते हैं फोनीम्स क्या होता है, ये शॉर्ट यूनिट होता है, साउंड की सबसे, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोनीम्स कहते हैं। फोनीम्स क्या होता है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड जो होता है उसे क्या कहते हैं, फोनीम्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी देखते हैं एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट फोनीम्स इन स्पोकन वर्ड्स। जब हम स्पोकन वर्ड्स बोलते टाइम किसको पहचानेंगे, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, पहचानने की योग्यता किसको करते हैं, फोनीम्स को पहचानने की योग्यता रखते हैं। तो क्या होता है, फोनेमिक अवेयरनेस रिफर्स टू। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट फोनीम्स इन स्पोकन वर्ड्स। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजी। कौन सा ऐसा है जो सबसे प्रभावित रीडिंग क्या होता है, इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजी, जो पढ़ने की व्यवस्थाएं होती, पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होती है सबसे प्रभावित कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए दिया गया है रीडिंग इज डिकोडिंग द मीनिंग ऑफ लेटर्स आर वर्ड्स इन द टेक्स्ट। रीडिंग इज अनकॉन्शियस थिंकिंग, अनकॉन्शियस नहीं, रीडिंग इज अप्लाइंग peers knowledge of to construct the meaning of the text. Reading is just the ability to join the sounds of words. तो ऐसा नहीं, reading is not ability to join the sounds of words, ये सब बातें नहीं होती है। ऑप्शन ए को देखते हैं, रीडिंग इज decoding the meaning of letters or words in the text। जैसे हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, रीडिंग का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जैसे हम कोई टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम कोई टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको याद करते हैं, याद करने के जैसे हम कहते हैं ट्रिक, जो हम लोग ट्रिक बनाते हैं किसी भी वर्ड को ही हम डिकोड कर देते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ याद करनी है, जैसे हमें क्या इस लैंग्वेज स्किल्स को याद है, LSRW जो है लैंग्वेज स्किल को याद करनी होती है, तो हम लोग पूरा याद करते हैं। पूरा याद करने से अच्छा है जहाँ LSRW ये लिख देते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ, भले सामने वाला समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन जो हम डिकोडिंग करते हैं उसका जैसे L से होता है लिसनिंग, ईयर से होगा स्पीकिंग, R से होगा राइटिंग, R से क्या होता है रीडिंग और W से राइटिंग होगा। तो ये सब जो हम अपने अनुसार जो डिकोडिंग करते हैं तो किस लिए करते हैं, यही सबसे ज़्यादा रीडिंग का सबसे, और फिर उसको मीनिंग को समझते हैं अपने अर्थों में, ये नहीं कि हमें क्या वहाँ पे एग्जैक्ट सही लिखना है। हम ऐसा कुछ डिकोड करेंगे जो केवल हम समझ सकते हैं कि हाँ हमने इसको पढ़ा है, हमें इस टॉपिक याद है, भले ही हम उसे किस रूप में याद करें, लेकिन हमें हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो करेक्ट होना चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग इज डिकोडिंग द मीनिंग ऑफ लेटर्स आर वन इन द टेक्स्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन ए गुड ऑल सेंटेंसेस वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द मेन आइडिया। किस ऐसे टॉपिक जो चारों ऑप्शन दिया किसमें ये होता है, ऑल सेंटेंस वर्क टुगेदर, सभी सेंटेंस क्या होते हैं एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं, टू सपोर्ट द मेन आइडिया, जो सपोर्ट मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए।
क्या पैराग्राफ? ड्राफ्ट, पैराफ्रेज, एडिटिंग। पैराग्राफ ऐसा होता है जो क्या होता है जिसमें सारे सेंटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो क्या कन्वर्ट करते हैं, मेन आइडिया जो होता है उसको एक मीनिंग प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन ए पर्सन रीड्स एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर टू लुक फॉर जॉब वैकेंसी। जैसे हम लोग भी कोई भी पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जब कोई भी ऐसा होता है जब हम जॉब की वैकेंसी के लिए देखते हैं कि कहाँ पे वैकेंसी आई है, उस उद्देश्य से जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कैनिंग द टेक्स्ट, ऑप्शन बी पैराफ्रेजिंग द टेक्स्ट, ऑप्शन सी स्कीमिंग द टेक्स्ट, ऑप्शन डी नोट मेकिंग। नोट मेकिंग हमने अभी बताया। स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग होता है कि जैसे हम कोई भी चीज़ सरसरी निगाह से पढ़ लेना, स्कीमिंग होता है। और पैराफ्रेजिंग द टेक्स्ट ये सब। दोस्तों ध्यान देंगे स्कैनिंग क्या होता है, हमने आपको बताया था स्कैनिंग, जब हम पेडागोजी की थियरी पढ़ा रहे थे तो उसमें स्कैनिंग बताया था। स्कैनिंग क्या होता है? हम तब तक उस चीज़ों को पढ़ते हैं जिस चीज़ की हमें खोज रहती है, हम तब तक उस चीज़ों को पढ़ते हैं जब तक वो चीज़ हमें मिल नहीं जाती। जैसे ही मिल जाती है हमारी स्कैनिंग, हमारी पढ़ाई वहीं पे बंद हो जाती है। जिस टॉपिक को हमें पाना है हम पूरा पढ़ते रहते हैं, जहाँ पे वो सेंटेंस हमें मिल गया तो वहीं पे हमारी पढ़ाई बंद हो जाती है, फिर हम उसको अपना लेके आगे का कार्यक्रम करते हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट? कर रहा है जॉब की वैकेंसी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। अब जैसे ही उसको जॉब की वैकेंसी के लिए वो पेज मिल जाता है तो वो बाकी और पेजों को नहीं पढ़ेगा, पढ़ लेगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? स्कैनिंग द टेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, स्कैनिंग द टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सही है? ऑप्शन ए दिया गया, लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस थ्रू रीडिंग ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक ओनली। सीधे दे दिया, ये निगेटिव पॉइंट होता है, केवल एक चीज़ के लिए लैंग्वेज लर्निंग नहीं होती है। ऑप्शन में लैंग्वेज लर्निंग एक्सीलरेट्स इन प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी है, लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट एक्वायर्ड फॉर लैंग्वेज लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। ऐसा थोड़ी ना है कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है साइंस और मैथमेटिक्स के लिए नहीं लर्न किया जाता है, ये सब गलत बातें होती है, सबके लिए हमें पढ़ना पड़ता है। ऑप्शन है, लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, ये लैंग्वेज लर्निंग नहीं होता है, ये भी कट हो जाता है। सी भी गलत है और ए तो गलत है ही। ऑप्शन बी, लैंग्वेज लर्निंग एक्सीलरेट इन प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। लैंग्वेज लर्निंग कहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से प्रभावित होती है? जब रिच इन्वायरमेंट, जो भी लैंग्वेज हमें सीखने उससे पूरे वातावरण क्या होता है? भरा पड़ा होता है, पूरी व्यवस्थाएं बनी पड़ी होती हैं, तो क्या होता है वहाँ पे हम लैंग्वेज लर्निंग अच्छे से करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, लैंग्वेज लर्निंग एक्सीलरेट इन प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है, ए लैंग्वेज टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 टू राइट ए पैराग्राफ। एक लैंग्वेज की शिक्षिका है, वो क्या करती है? कक्षा 4 के बच्चों को क्या करती है? पैराग्राफ लिखने को कहती है। आफ्टर फिनिश द टीचर करेक्ट ईच चाइल्ड्स पैराग्राफ राइटिंग एंड सर्कल ग्रामेटिकल एरर्स इन रेड। द स्ट्रेटजी ऑफ टीचर्स इज। जो ये जैसे कोई भी क्लास में टीचर क्या कहती है पैराग्राफ को लिखने के लिए, सब लोग अपना अपना पैराग्राफ लिखते हैं, फिर जब चेक करवाने जाते हैं, जैसे हम लोग भी चेक करवाने जाते थे, जहाँ पे गलतियाँ होती थी इतना बड़ा बड़ा गोला बन जाता था, तो वहीं पे यहाँ पे टीचर भी कर रही है। क्या कर रही है? जब बच्चे पैराग्राफ लिख के ले जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं टीचर? क्या करते हैं जहाँ पे गलतियाँ होती है अंडरलाइन कर देती हैं या फिर सर्कल बना देती हैं, वो भी रेड कलर में बना देती हैं। तो ऐसा तो होता है, जब भी कॉपी चेक करवाएं टीचर लोग क्या करते हैं? रेड पेन लेके बैठे रहते हैं गोला बनाने के लिए। फिर सर्कल ग्रामेटिकल एरर्स इन रेड। द स्ट्रेटजी ऑफ टीचर, ये जो टीचर की स्ट्रेटजी है इसे हम क्या कहेंगे? हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल। ऑप्शन बी है इनअप्रोप्रिएट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन सी क्या? चाइल्ड फ्रेंडली। ऑप्शन डी क्या? अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल। ऑप्शन अगर ये सब करती टीचर अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग स्किल तो क्या करती? बच्चों को समझाती, वहाँ पे सीधे गोला बना के फिर न कहती जाके अपना सही करो। हेल्पफुल नहीं, यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या होती है? टीचर की जो स्ट्रेटेजी होती है कैसी होती? इनअप्रोप्रिएट फॉर लैंग्वेज लर्निंग होती है। इसमें क्या करते हैं कि बच्चा जब लिख के ले आता है तो वहाँ पे जो गलतियाँ, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, रेड पेन लिए बैठी रहती हैं या फिर अंडरलाइन करेंगी या सर्कल बना देती हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को कभी कभी खराब भी लगता है, हाँ बच्चे सीखते भी हैं, उन्हें बुरा भी लगता है। जब उनके कॉपी पे रेड पेन से गोचा जाता है, गोला बना रहता है, तो थोड़ा अजीब तो लगता है। जैसे कहीं पे वो दिखाएंगे तो कहेंगे कहाँ इतनी गलतियाँ हैं, ये सब सही नहीं है। इनअप्रोप्रिएट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन लैंग्वेज लर्निंग स्टोरी टेलिंग इज एन इफेक्टिव मीडियम फॉर।
लैंग्वेज लर्निंग में जो क्या होती है, स्टोरी टेलिंग होती है। जब हम लैंग्वेज लर्निंग को सीखते हैं तो उसमें जो स्टोरी टेलिंग, जब स्टोरी कोई बताई जाती है तो वो किस लिए बताई जाती है, उससे क्या विकसित होता है। ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग मोरल एजुकेशन, ऑप्शन बी है डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, ऑप्शन सी डेवलपिंग राइटिंग स्किल, ऑप्शन डी है इंगेजिंग द चिल्ड्रेन इन फ्री टाइम। क्या फ्री टाइम में बच्चों को व्यस्त रखने के लिए किया था? तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन में डेवलपिंग राइटिंग स्किल, अगर राइटिंग स्किल होती है तो टीचर कहती है कि कोई चीज़ लिखने को टॉपिक देती है तो उसमें लिखने को कहती, अपने भावनाओं को, अपने एक्सपीरियंस जो होते हैं उसको लिखने के लिए कहती, ये भी नहीं होगा। डेवलपिंग लिसनिंग स्किल, यहाँ पे जब टीचर क्लास में स्टोरी को बताएंगे तो उसमें देखते हैं बच्चे कितना ध्यान से किस बात को सुन रहे हैं, कितने अच्छे से वो किसी चीज़ को सुन के उसको दिमाग में रख ले रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे इससे क्या विकसित होता है, लिसनिंग स्किल सुनकर विकसित होता है, वो कितने अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारा साथ देते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।